देखिए, कश्मीर फाइल्स हम सब देख चुके हैं, लेकिन अब कश्मीर फाइल्स के भी कुछ ऐसे किस्से जो अनरिपोर्टेड है, यानी जिनके बारे में कभी कहीं जिक्र हुआ ही नहीं। जल्द ही Z5 पर आने वाली है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, और इसी के चलते विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी पहुंच गए वहां जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, यानी कश्मीर। अच्छे काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ करने द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी पहुंचे कश्मीर के प्राचीन शंकराचार्य मंदिर अपनी Z5 पर आने वाली नई डॉक्यू सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड का शुभारंभ करने। हम शंकराचार्य पर्वत पे है, पीछे हमारे मंदिर है। और किसी भी, जैसे आपने सही कहा, किसी भी चीज़ का अगर शुभारंभ करना हो तो वो हमेशा भगवान के चरणों से ही करना चाहिए। और ये शिव जी की भूमि है, सरस्वती की भूमि है, तो शिव जी के आशीर्वाद के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। और ये बड़ा ही शुभ शकुन है कि उन्हीं के दरवाजे पर हम आए हैं और वहीं पे उसी के फुट हिल्स पर हम हैं। अभी ऊपर जाएंगे थोड़ी देर में, उनका आशीर्वाद मिले तो और क्या चाहिए। हाँ, हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म की, उसके पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ, शूटिंग कर रहे थे तब भी हम लोग यहाँ पे शूटिंग के लिए आए थे। और पूरी अगर आप फिल्म देखें तो क्लाइमेक्स में कृष्णा पंडित शुरू ही शंकराचार्य जी से करता है। और मेरे लिए इससे पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता कि ये जो इतनी दर्द और दुख भरी जो दास्तान है, कश्मीर पंडितों के साथ जो जेनोसाइड हुआ, जो हमने जिस तरह से कश्मीर को उजाड़ा, उसकी जो सत्य कथा है वो यहीं शंकर जी के और शंकराचार्य जी के कदमों में नतमस्तक होकर शुरू हो। इससे अधिक पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। महादेव तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान महादेव के दर्शन उसे ही नसीब होते हैं जो श्रद्धा भाव से उन्हें मिलने की इच्छा जताते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कश्मीर की अनरिपोर्टेड कहानियां दर्शकों तक पहुंचाने का जज्बा विवेक और पल्लवी के दिल में है। I've got bad knees. That comes from 10 years of Antakshari and 5 years of Saregama standing at one place in stilettos. से रूबरू होते हुए और कश्मीर के ये खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरा में कैद करते करते विवेक और पल्लवी ने अपनी मंजिल तय कर ली। जब इन दोनों ने इस भव्य मंदिर को देखा तो दोनों की सारी थकान गायब हो गई। हाथ में शिवजी के लिए जल और फूल लेकर विवेक पल्लवी अपने नए काम के लिए आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे।
इतना अच्छा, और आज मौसम भी इतना अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं चारों तरफ। इससे अच्छी वाइब्स मेरे ख्याल से हो नहीं सकती। बस सबका, सरस्वती माँ का, शिव जी का और शंकराचार्य जी का, ऋषि कश्यप का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ही कामना है। देखिए उधर लाल चौक है, वो ब्रिज 0 है वहाँ पे, उसके इस तरफ हरी पर्वत है और उसके उस तरफ आप देखिए पूरी डल लेक और नगीना लेक है। और ये पूरा कश्मीर आप देखिए इतना ब्यूटीफुल। हम यूरोप जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, पर इससे खूबसूरत कश्मीर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कश्मीर जैसा विश्व में कुछ नहीं है। गर फिरदौस ज़मी हस्तो, तो यही है, यही है, यही है। शिव जी की छवि अपने मन में बसा के और उनका ढेर सारा आशीर्वाद लेके पल्लवी और विवेक अपनी ZEE5 पर आने वाली डॉक्यूमेंट्री द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के लॉन्च के लिए निकल पड़े। दोनों भी तैयार होकर चेहरे पे एक्साइटमेंट लेकर द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे और अपने सालों की मेहनत की एक झलक इस ट्रेलर के जरिए उन्होंने लोगों को दी। छोटी सी झलक बिफोर वी टॉक टू पल्लवी जी एंड विवेक सर थोड़ी देर में, एक छोटी सी झलक बहुत जल्द आने वाली है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड ZEE5 ओरिजिनल सीरीज। कुछ मूवी में आप देखते थे यश चोपड़ा की फिल्में बना रहे थे, आप शिकारा देखते थे, उनकी कुछ भी बहुत अलग भी था जो हम देख रहे थे। ये कैसी फिल्म थी जिसे सहते सहते आप मर भी जाए और उसका कोई नाम ही ना हो। ट्रेलर लॉन्च और मीडिया को अपना इस डॉक्यूमेंट्री को शूट करने का अनुभव बताने के बाद वक्त था कश्मीर की टूरिस्टी चीजें करने का। कश्मीर में आए और डल लेक में शिकारा राइड पर नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विवेक पल्लवी को लेकर शिकारा पर बैठकर डल झील की सैर करने निकले। झील के बीचों बीच सैर करते करते उन्होंने SBS ओरिजिनल से ढेर सारी बातें भी की अपनी निजी जिंदगी के बारे में, कि कैसे वो दोनों घर में वक्त बिताते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी और काम को बैलेंस करते हैं। ये विश्व की सबसे खूबसूरत जगह है। सबसे खूबसूरत जगह की सबसे खूबसूरत ये लेक है, इसका नाम है डल लेक। और हम बैठे हैं इस वक्त एक ऐसी चीज़ पे जो सिर्फ यही मिलती है, इसको बोलते हैं शिकारा। शिकारा जैसे ही शब्द सुनते हैं सबसे पहले तो मुझे 1960s का दौर याद आने लगता है। शम्मी कपूर जी, शर्मिला टैगोर जी, ये सब दिखने लगते हैं, शशि जी दिखने लगते हैं। तो इतना एक्सप्लोर हुआ है कश्मीर हमारे हिंदी फिल्मों में। घर में डायरेक्शन नहीं चलता, ऑर्डर चलता है। और ऑर्डर मतलब पहले तो मैं उस ऑर्डर से लड़ता था, लेकिन अब बस वही है, दैट्स इट। अब हार मान ली? नहीं, हार जीत का सवाल ही नहीं है, मिलजुल के करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक का ऑर्डर है और एक फॉलोअर है, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया चलता है। वाह वाह वाह। नहीं, जब भी फैमिली वेकेशंस की बात आती है तो फिर वही चीज़ें सबसे पूछा जाता है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करना चाहती हो, और उस तरह से सारा मैं प्लान करती हूँ। मैं इन डिटेल पूरा प्लान करती हूँ कि डे 1 हम लोग ये करेंगे, डे 2 ये करेंगे, डे 3 ये करेंगे। और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ उसमें से कुछ भी नहीं होता, सब उल्टा हो जाता है। अब देखिए 4 अलग अलग लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद ना पल्लवी खुद ही बोर हो जाती है अपनी प्लान से। मैं बम्बई की हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, अ ट्रू मुंबईकर एट हार्ट। तो मुझसे तो भैया पानी, समंदर ये तो कभी छूटने वाला है नहीं। तो मुझे तो समंदर से बहुत प्यार है, और मैं जहाँ भी मुझे बीचेस मिलते हैं, रिवर फ्रंट्स मिलते हैं, ऐसे जैसे लेक फ्रंट्स, मुझे वहाँ रहना बहुत पसंद है। लेकिन विवेक हमेशा अपनी स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए पहाड़ों में जाते हैं।
मैं पहाड़ मतलब मुझे हिमालय पसंद है, ऐसा नहीं किसी भी पहाड़ पे चले जाएं। और मैं आई एम बेसिकली अ नेचर पर्सन, तो जंगल हो, नदी हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, मुझे सब पसंद है। आई एम अ नेचर पर्सन, आई एम नॉट अ सिटी एंड ये सिविलाइजेशन पर्सन नहीं हूँ मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मिलना, उनसे गप्पे मारना, उनके साथ बैठना, टू अंडरस्टैंड। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी कश्मीर आता है, चाहे ट्रैवल के लिए आए चाहे काम के लिए, बहुत सारे डीप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कश्मीरी लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जो बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया बहुत ज़बरदस्त, उसको अब भरने का वक्त आया है। पल्लवी और विवेक का ये बेबाक अंदाज सिर्फ उनकी असल जिंदगी में ही नहीं, उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड में भी आपको देखने मिलेगा। श्रीनगर से नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है हमारी बातें ना शिव जी को भी खूब भाती हैं, तो चलिए कुछ और मजेदार बातें इनको भी सुनाते हैं, यानी कि चुगलखोर आंटी की चुगलियां बताते हैं। लो भाई मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ इमली की। अब भी इमली को नौकरी मिल गई है, वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, तो देखिए उसे रास्ता भी मिल गया है। अब इमली को नौकरी मिली है, लेकिन नाइट शिफ्ट में। तो शाम से ही काम शुरू कर दो, नाइट शिफ्ट रहेगी। नाइट शिफ्ट? कैरी रात को घर पे अकेली कैसे रहेगी? अब इमली नाइट शिफ्ट करेगी तो कैरी के साथ कौन रहेगा, इस पर भी बवाल हुआ, लेकिन इमली ने सबको मना लिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कैरी को? बुरा? तो पागल है क्या? दादी को पोती के साथ इतना सारा टाइम मिलेगा, पता है मैं तो उसके साथ रोज नाच नाच के खुद को अब से 5 साल छोटी कर लूंगी। ओहो, फिर तो मुझे भी नाचना पड़ेगा देविका जी, नहीं तो ये सब ना मुझे बुड्ढा बुड्ढा करके चढ़ाएंगे। और जब संडे की बारी आई तो देखिए अथर्व ने कैरी के साथ प्लान बना लिया। इसको लेकर भी इमली और अथर्व के बीच बहस शुरू हो गई। अब ये कहानी बहुत ही अलग दिशा में जा रही है। मुझे मेरे बच्चे को बाहर लेके जाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत है। पूरा हफ्ता कैरी आपके साथ थी और आप भूल गए कि आज संडे है, आज हमारी छुट्टी है। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हम कैरी को आपके साथ नहीं भेज सकते। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर सवी और ईशान पर कपास के फूल गिरे हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे सई और विराट पर गिरा करते थे। अब इनकी जोड़ी तो पहले से ही तय है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सीरियल में विनायक की एंट्री को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया गया है। विनायक अचानक से अपनी बहन को लेकर इतना उल्टा कैसे सोचने लग गया। उम्र में बड़ी हो, लिहाज कर रहा हूँ ना, 2 मिनट में समझा देता हूँ कितना प्यार करता हूँ अपनी बहन से मैं। नहीं परवाह है उसकी मुझे। अरे उसकी फिक्र थी तभी उसके अच्छे घर में शादी कर रहा था। आपकी तरह नहीं हूँ कि उसको भगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। आपकी सगी बहन नहीं थी ना वो, इसीलिए भगाया ना उसे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उडारिया की, जहाँ पर हरलीन की एंट्री हो गई है। जी हाँ, वो जिंदा है और इधर एकम और नेहमत की शादी हो गई है। ये देखिए दोनों का गृह प्रवेश भी हो रहा है। अब एक ही छत के नीचे नेहमत, एकम और हरलीन रहेंगे, तब क्या होगा? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि जहाँ पर राम का ऐसा बदला बदला रूप आप पहली बार देखेंगे। अब जब बात राम की माँ की होती है तो वो किसी को भी नहीं बख्शता है, फिर चाहे सामने प्रिया क्यों ना हो। अब वैसे हम आपको बता दें कि प्रिया राम की माँ के लिए ही कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेने गई थी,
जब ये बात राम को पता चलेगी तब वो शर्मिंदा भी होगा। मुझे सिखाया ना कि अपने माँ बाप का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ ये अगर फर्जी शादी है हमारे लिए, उनके लिए तो रियल है, उनके इमोशन, उनके सपने, उनके ड्रीम्स सब रियल। अगली चुगली लाई हूँ फालतू की, जहाँ पर फालतू के नए हीरो की एंट्री हो गई है। और ये नया हीरो ये क्या गजब का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फालतू के दिल में ये घर कर जाएगा। अब बयान ने जो किया है उसके चलते ऐसा ही कुछ हो सकता है। एक बार फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहाँ पर सिमरन के लिए अनाथ आश्रम से कुछ सामान आएगा और उस सामान में सिमरन की मम्मी की फोटो होगी। फिर क्या ये फोटो ही घर में कलेश खड़ा कर देगी, क्योंकि अंगद की माँ को पता चल जाएगा सिमरन का सच। तेरे माँ के सौतन की बेटी है ये, जिसे तेरी बीवी धोखे से इस घर में लेकर आई है। अब बता, इसका साथ देगा तू? वहीं साहिबा नन्ही सिमरन को रक्षाबंधन के मायने बता रही है। अब बहुत मुश्किल वाली घड़ी है साहिबा के लिए, क्योंकि सिमरन को साहिबा ही लेकर आई है। वो रक्षाबंधन। हाँ वही, उसमें क्या होता है दीदी? उसमें बहन अपने भाई के हाथों पे राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल नीरजा की, जहाँ पर बोली लग रही है नीरजा की। वाड़ी में उसे सजा कर लाया गया है। दिदुम को देखिए वो कितनी खुश हो रही है जब नीरजा की बोली लग रही है। अब हीरोइन के साथ भला कुछ ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता है जब सामने उसके हीरो की एंट्री हो। मैं कह रही हूँ पास मत आना मेरे, जब वो रोको ही नहीं। नीरजा, भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल राधा मोहन में लीजिए पहली तीज है राधा की, और मोहन चाहते हैं कि उनकी राधा इस बार इस तीज सजे तो बिल्कुल दुल्हन की तरह। जोड़ा पहनकर देखिए आज कैसे दुल्हन की तरह राधा सजी है। दुल्हन बनी राधा को देखकर आप समझ रहे होंगे कि कहीं आज उसका ब्याह दोबारा तो नहीं हो रहा है मोहन के साथ। अब भी ब्याह तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज तीज का त्योहार है ना, तो तीज पर सुहागने दुल्हन की तरह ही तो सजती हैं। और अपनी इस दुल्हन को देखकर कितना खुश हो रहा है मोहन, मानो राधा पर से आज मोहन की नजर ही नहीं हट रही हो।
तो क्योंकि आज तीज है तो राधा की शादी के बाद पहली तीज है, तो इसलिए राधा ने ये ऐसा रेड लहंगा पहना है। हाँ, और उसके साथ क्योंकि ये हरियाली तीज है तो थोड़ा सा ग्रीन का एलिमेंट भी है, तो ये चूड़ियाँ हैं, ग्रीन चूड़ियाँ हैं। और हाँ, थोड़ा सा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया है, नथ है जो राधा का काफ़ी फेवरेट है। वैसे हमने अक्सर देखा है कि इनके बीच एक कॉमेडी सीन तो हो ही जाता है। अब देखिए, मोहन राधा को पीछे घूमने कह रहा है तो राधा को लग रहा है कि मोहन फिर से मेरी चोटी खींचेगा, लेकिन आज वो चोटी खींचेगा नहीं बल्कि चोटी को खोल देगा, क्योंकि राधा खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत लगती है। हमें अभी उधर जाके पलटना है और आप इधर का बोल रहे हैं हमें कुछ। अरे तुम पलटो ना, कोई थोड़ी मारेंगे, पलट के देखो। क्या पलट आई थिंक मैं राधा की चोटी के साथ काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, तो जब देखो चोटी के पीछे पड़े रहते हैं। बट हाँ, मज़ा आया है। अभी आप आके देखेंगे कि इस सीन से क्या क्या होता है आगे। अब तीज की सारी तैयारियां हो गई हैं, घर वाले भी मौजूद हैं, हर कोई सजा सवरा है, लेकिन राधा की बात तो एकदम अलग है। इस तीज के त्योहार में बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाली है दामिनी। गुनगुन को एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में ये लिखा है कि उसकी माँ की कातिल कोई और नहीं बल्कि राधा है। क्या इस चिट्ठी का खुलासा होगा? क्या सच में अब राधा फंसने वाली है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब तो होगा ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महादेव को भोलेनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो हर किसी की तपस्या से खुश हो जाते थे, लेकिन यकीन मानिए जब भी उनके सब्र का बांध फूटता था, टूटता था, तो उनका रौद्र रूप भी देखने को मिलता था। और ऐसा ही रौद्र रूप देखने को मिलेगा, ये है चाहते में ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक नकाब पोश आई है और वो अर्जुन के दादाजी पर हमला कर रही है। यही नहीं, काशवी पर भी हमला कर रही है। एक बहरूपिया जिसका दादाजी से कुछ तो लेना देना जरूर है। देखिए कैसे चेहरे पर नकाब लगाकर दादाजी पर हमला किया जा रहा है। दादाजी को बचाने के लिए जब काशवी आई तो काशवी पर भी हमला हुआ। अब आखिर कौन है जो काशवी और दादाजी दोनों को रास्ते से हटाना चाहती है? वैसे हम बोले उसके पहले आपने ये गेस तो जरूर कर लिया होगा। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि नित्या है, जो अर्जुन के दादाजी को रास्ते से हटाना चाहती है। 10 साल पहले भी इसने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हुई थी। दादाजी से दुश्मनी ये है कि दादाजी को नित्या ने बहुत साल पहले खत्म कर दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से वो 10 साल के बाद वापस आ गए हैं। और इस बात से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत करके उनको रास्ते से हटाया था और अब वो वापस यहाँ कैसे आ गए। कोई आता है दादाजी को अटैक करता है और वो बिकॉज उसको लगता है कि हाँ देयर इज समवन एल्स इन द रूम बिसाइड देम, तो वो उनको छोड़ के भाग जाता है। बट अभी इसको ये श्योर हो गया कि जिस इंसान ने पहले इनको मारने की कोशिश वो वापस से कोशिश कर रहा है। सो नाउ आई थिंक शी इज़ गोना बी मोर केयरफुल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, नित्या को वो हार मानने वाली नहीं है और अब क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट काशवी बन चुकी है तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि काशवी को अपने रास्ते से हटा दे। तो आई थिंक अब टकरार काशवी और नित्या के बीच में है। अब काशवी तो वैसे ही परेशान है ये पता लगाने के लिए कि उसके मम्मी पापा का खून किसने किया था।
और उस पर अब दादाजी पर ये हमला कि कोई तो गड़बड़ जरूर है और वो गड़बड़ी क्या है इसका पता तो बहू रानी ही लगाएगी। लेकिन उससे पहले जरा देखिए नित्या के साथ कैसे पर्दे के पीछे मस्ती की जा रही है। शिरीन मुझे सिखा रही थी कि आईफोन में कुछ तो स्टूडियो करके एक फीचर होता है, तो उससे बहुत अच्छी फोटोज आती है और मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे को एक्चुअली सरगुन ने बोला था कि यू टेक पिक्चर्स ऐसा रील वाले उसमें एंड देन यू टेक स्क्रीनशॉट्स, तो वैसे मैं तो वही कर रही थी। एंड शी लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसे करना। एंड देन आई सॉ द पिक्चर्स एंड लाइक हो ये तो बहुत अच्छी हैं, तो मैं फोटोज ले रही थी। इन दोनों की सेट पर ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। पर्दे पर तो नित्या काशवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना याद है आपको? सुनिए कहिए कहते सुनते प्यार हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है कथा और वियान के साथ। देखिए ना, जो वियान है उनको पेरिस जाना है और पेरिस जाने से पहले कथा और वियान एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में बहुत कुछ वियान भी कहना चाहता है और बहुत कुछ कथा भी। आप यहाँ एक्चुअली नहीं इसे कुछ बातें मुझे भी कहनी है और कुछ बातें तुम्हें भी कहनी है। अब सवाल ये उठता है कि ये बात होगी कहाँ। इसका उपाय वियान ने ढूंढ निकाला है। अब वो क्या है ना, वियान पेरिस जाने वाला है और वो सोच रहा है कि पेरिस जाने से पहले कुछ समय कथा और वो अकेले में बिताएं, जिसके लिए आज ऑफिस में दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। और जब मिले तब देखिए वियान ने कह दिया कथा से कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो मैं सोच रहा कि तब मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हम डिनर पे चल सकते। अब कथा के दिल में तो वैसे ही उबाल आ रहा है। उसने तुरंत हाँ कह दी। सो वियान जो है ही इज़ ट्रैवलिंग फॉर 2 वीक्स और मुझे भी उनसे कुछ कहना है। सो व्हाट एवर आई एम फीलिंग फॉर हिम मुझे वो बताना है और मैं बता नहीं पा रही हूँ। और फाइनली बिकॉज ही इज़ लीविंग टुमारो, तो वो मुझसे आके बोलते हैं कि आज रात डिनर पे चलोगे आप और डेट नॉट अ डेट बट डिनर पे चलोगे, और उसके लिए कथा हाँ बोल देती। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ही कहेंगे हम कि इनकी डिनर डेट होने वाली है, जहाँ पर कथा साड़ी पहन कर आएगी तो वहीं वियान उसे देखता रह जाएगा। जब दोनों ही अपने दिल का हाल बयां करने जा रहे होते हैं तभी ही कथा के ससुर की एंट्री हो जाती है। आई थिंक शी विल मेक श्योर कि वो चाहे बोल दे लेकिन वो जो उसका प्लान है वो जाए। दैट वुड बी द इंटेंशन। होता क्या है वो पता नहीं, पर दैट्स द इंटेंशन। और एक बार फिर से कथा कुछ नहीं कह पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि पेरिस जाने से पहले कथा अपने दिल की बात वियान को जरूर कह देगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे लगता है कि महादेव का आशीर्वाद तो हमारी प्रीता को मिला है, तभी तो मौत के मुंह से लौट आई है। जी हाँ, बाल बाल बची है हमारी प्रीता।
जब सृष्टि पहुंची थाने में तो भाई ऐसे में अपनी बहन से मिलने एक बहन को तो पहुंचना ही था। अस्पताल से निकलकर देखिए प्रीता भी पहुंच गई अपनी बहन सृष्टि के पास। अब राजवीर के साथ साथ सृष्टि को भी जेल की हवालात खानी पड़ रही है। अब लूथरा हाउस पे पत्थर फेंका था तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वैसे जेल में जब प्रीता मिलने आई सृष्टि से उस वक्त सृष्टि की तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अंदर घुसी और उसके बाद उसने बात की लूथरा हाउस की। वो सब छोड़, तुझे दर्द हो रहा था ना? अरे दिल का दर्द ही तो बता रही हूँ। आप वहाँ पे नहीं जाते, आप नहीं जानते वो लूथरास कैसे हैं। अरे उनको किसी की कुछ नहीं पड़ी है। लूथरा हाउस जाना चाहती है प्रीता। वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों से वो विनती करेगी कि प्लीज मेरी बहन को छुड़वा लो। उनसे रिक्वेस्ट ही तो करने जा रही हूँ, क्या पता अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, हमारा राजवीर आज ही बाहर आ जाएगा। नहीं होगा ऐसे भी। अब सृष्टि तो सब जानती है, फिर ऐसे हालातों में वो कैसे जाने देगी प्रीता को लूथरा हाउस। अगर प्रीता लूथरा हाउस पहुंच गई तो इतने सालों से इस सबको जो लग रहा था ना कि प्रीता इस दुनिया में नहीं है, वो राज खुल जाएगा। और हम सब ये जानते हैं कि प्रीता को तो कुछ भी याद नहीं है। अब लगता है वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी इस सबको फाइनली प्रीता के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि जेल से सीधे प्रीता पहुंचने वाली है लूथरा हाउस। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महादेव का आशीर्वाद इस बार रेयांश और हमारी आराधना को भी मिल जाएगा, ऐसा हमें लगता है। कम से कम प्रार्थना तो हम करते ही हैं कि इन पर भी प्यार की बरसातें हो जाए, और इस बार तो लगता है कि प्यार की शुरुआत होगी एक अंगूठी के साथ। आराधना और रेयांश एक बार फिर से मिले, और इस बार तो कुछ अजीब सा लग रहा है जब इन दोनों को हमने देखा। अब वो क्या है ना, रेयांश के हाथ में भी अंगूठी है तो वहीं आराधना के हाथ में भी अंगूठी है, तो कहीं ये दोनों इसी मौके पर सगाई करने के मूड में तो नहीं है, या फिर यूँ कहें कि दोनों एक दूसरे को प्रपोज रिंग पहनाने वाले हैं। अब सिचुएशन तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन आपको बता दे कि जैसा दिखता है ना वैसा हमेशा होता नहीं है। अब एक अंगूठी आराधना के पास है जो उसे एक कादम्बरी देवी ने दी है, तो उसकी सेम दूसरी अंगूठी रेयांश के पास है। अब रेयांश को वैसी सेम टू सेम अंगूठी ढूंढनी है, क्योंकि पापा ने इस सेम अंगूठी लाने कहा है, और वैसी सेम टू सेम दूसरी अंगूठी खरीदने के लिए बाजार जाना है। और रेयांश आराधना से कह रहा है कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी।
अब जब आराधना ने वो अंगूठी देखी तो उसने अपने बैग में से दूसरी अंगूठी निकाली और कहा कि ये देखो, इसकी सेम अंगूठी तो मेरे पास है। अब रेयांश को पता चला कि ये अंगूठी उसी की माँ ने दी है आराधना को। वाह, कमाल करती कादरनी, पहली बार माँ का फर्ज अदा कर रही है, उसमें भी नहीं नॉट सो टिपिकल। तो आखिर ये मामला है क्या? खैर, अंगूठी को उसकी जोड़ी मिल गई है, तो वहीं रेयांश भी कोशिश कर रहा है आराधना को अपने दिल की बात कहने की, लेकिन डर रहा है क्योंकि रेयांश की मम्मी का 35 साल पुराना प्यार वो अभी भी नहीं भुला पाई है। तो रेयांश को लगता है कि आराधना का भी तो एक पास्ट था, तो कहीं वो भी अपने पास्ट को भुला तो नहीं पा रही है। ऐसे में वो कैसे प्रपोज करे, ये रेयांश की दुविधा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं ना कि महिलाएं हो या फिर लड़कियां हो, वो सावन का उपवास यानी सावन के व्रत क्यों रखती हैं? ताकि उन्हें वर मिले तो भगवान शिव की तरह, और उनकी जोड़ी बनी रहे मां पार्वती और भोलेनाथ की तरह। वैसे मुझे लगता है कि जोड़ी तो लक्ष्मी और ऋषि की ही अच्छी लगती है, और मुझे नहीं, ऐसा तो पंडित जी को भी लगता है। तभी तो देखिए ना, एक तरफ तो लक्ष्मी और विक्रांत का विवाह होना है, दूसरी तरफ ऋषि और मलिष्का का, लेकिन पंडित जी को लगता है कि दूल्हा तो लक्ष्मी का ऋषि ही हो सकता है। लक्ष्मी की हल्दी में सियापा अभी भी जारी है। जिस मंदिर में होने वाले दूल्हा दुल्हन को भगवान के सामने हल्दी लगवाने बैठना था, उस मंदिर में देखिए कौन बैठ गया, लक्ष्मी के साथ। अब पंडित जी को ये तो पता है कि दुल्हन होने वाली लक्ष्मी है, इसीलिए वो मंदिर में बैठी है, लेकिन होने वाला दूल्हा उन्होंने ऋषि को समझ लिया। और देखिए भगवान के सामने हल्दी ऋषि और लक्ष्मी को लग गई। अभी वो कहते हैं ना, जोग संजोग तो ऊपर वाला बनाता है। अभी अगर लक्ष्मी का साथ ऋषि के साथ ही लिखा हुआ है तो उसको कौन बदल सकता है। अब आयुष और दादी के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही चाहते थे। अब विक्रांत को पहुंचना था यहाँ पर, लेकिन बेचारा किसी वजह से पहुंच नहीं पाया। अब पहुंच नहीं पाया या जानबूझकर उसे पहुंचने नहीं दिया, ये तो भाई ऋषि ही जाने। फिलहाल तो जो होना था एकदम सही सही हुआ है। क्या ही होने मुहूर्त तो निकल चुका। लक्ष्मी तो कब से यहाँ खड़ी, लेकिन विक्रांत नहीं आया और दोनों की एक साथ होने वाली पूजा नहीं हो पाई। अब ये तो भगवान की ही मर्जी है, शायद वो ही नहीं चाहते। इन मंदिर में विक्रांत समय पर नहीं पहुँच पाता है, और पंडित जी ऋषि के भी गाल पे हल्दी लगा दी थी उसने, विक्रांत ने, तो पंडित जी ने समझ लिया कि यही होने वाला दूल्हा है। और ये तो दुल्हन, मैंने बोला ही था कि लड़की मतलब कन्या को भेज रही हूँ। कहते हैं ना, शगुन की हल्दी जिस पर लगती है, सहरा भी उसी के सर बनता है। तो इस रस्म के बाद क्या हमें कुछ बताने की जरूरत है, या फिर फैंस खुद समझ जाएंगे? और वैसे भी जो प्रोमो आया है ना, उस प्रोमो में लक्ष्मी शादी के मंडप से उठ जा रही है, यानी कि ये शादी होने से रही।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अद्भुत है ये टेलीविजन की दुनिया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कई बार तो भोलेनाथ भी सोचते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में यानी टीवी की दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे में आपके फेवरेट सीरियल में क्या हो रहा है, चलिए बताते हैं। जब पलकी और शौर्य का जेल में आमना सामना हुआ। अब जेल में शौर्य आया था राजवीर से मिलने, तो वहीं पलकी भी तो आई थी, क्योंकि उसे भी तो पता चल गया कि राजवीर पर चोरी का इल्जाम लगा है। अब ये दोनों जब जेल में आमने सामने आए तो टशन भी दिखाई दोनों ने। लेकिन आज शौर्य ना लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा है पलकी के साथ, बल्कि वो तो पलकी से पूछ रहा है कि प्रीता की मासी जिस अस्पताल में है, क्या तुम उस अस्पताल का नाम जानती हो? और इसी के साथ पलकी को ये पता चला कि प्रीता मासी अस्पताल में है। अब देखिए ना, दोनों भाइयों के बीच खून का रिश्ता है, लेकिन इनका ये रिश्ता कितना अनजाना सा है। राजवीर पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया लूथरा हाउस में, और वो मेरे पास आई है, बोलती कोई वकील कर लो, उसको बचा लो। तो मैं बहुत जल्दी से जा रहा हूँ और उसको पुलिस स्टेशन से छुड़वाने वाला हूँ, और वकील लेकर उसका सारा केस जो है उसको डिसमिस कराना है और उसको बेल करानी है। राजवीर इतना अच्छा लगा है, वो चोरी कर ही नहीं सकता, वो सबको मालूम है ये बात, तो डेफिनेटली उसकी हेल्प करनी है। वो कौन है? मेरी ब्यूटी स्लीप खराब कर दी। अरे रुको भाई, इतनी घंटी बजा रहे हो, घंटी टूट के हाथ में आ जाएगी, आ रही हूँ। वहीं दूसरी ओर अफरा तफरी में पलकी घर पहुंची है। अपने घर वालों की मदद से वो राजवीर की जमानत करवाना चाहती है। जब तक जमानत नहीं होगी राजवीर बाहर कैसे आएगा? प्रीता कौन से अस्पताल में है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं उसको बोल के आई हूँ, मेरे बीच ना अच्छे लॉयर को जानते हैं। और ये सब जो उल्टा पुल्टा हुआ है ये ठीक कैसे होगा? अरे सुनो तो, उसने हमारी मदद की थी तो हमने कुछ चोरी नहीं की थी, उसने चोरी की, चोरी। फिलहाल तो अभी प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या छुट्टी पर है, तो जब वो छुट्टी से लौटेंगी तब आगे बढ़ेगी इसकी कहानी। वो बिना किसी सबूत के राजवीर पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जो बन पड़ेगा वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न जाने लोग ये क्यों नहीं समझते कि बुरा चाहोगे किसी के लिए तो बुरा ही होगा। और लीजिए, माया फंस गई है अपनी ही माया जाल में। भाई, पलकों की छाव में की माया। जी हाँ, लगता है कि सुमन की जो चाल थी ना, वो कामयाब हो गई। ये औरत है ना, ये औरत बड़ी पापी है, इसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। गलत सोच को सच आकर आखिर रोक ही देता है, जैसा कि माया के साथ हुआ। माया खुद अपनी माया जाल में अब फंस चुकी है। उसके किए किराए पर सुजीत सिंह यानी कि सुमन ने पानी फेर दिया है। बात दरअसल ये है कि माया राय बहादुर जी यानी कि दादाजी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुमन ने अपनी चालाकी दिखाई और मेहंदी की रस्म में ऐसा ड्रामा किया कि माया की बोलती बंद हो गई। ये औरत है ना, ये औरत बड़ी पापी है, इसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मेरी गर्लफ्रेंड का, मेरी बिजनेस पार्टनर का, मेरी असिस्टेंट का, मेरी फ्यूचर वाइफ को उसने लुभा दिया।
रस्म है अभी आज, और मेहंदी की रस्म में जो वो गायब हो गए हैं बहादुर जी, तो ये जानते कि वो कहाँ गए, जो हमारा राज है। एंड सरदार के रूप में हम सुमन को नहीं पहचानते, डाउट होता है लेकिन पहचान नहीं पाते। तो आगे जाके उसका होगा कि कौन है क्या है, पता करेगी माया कि ये हमारे घर में आके क्यों कांडी कर रहा है। माया के सच को बाहर लाने के लिए सुमन को सुरजीत सिंह का गेटअप लेना पड़ा। सुमन ने अपना ऐसा हुलिया बदला कि कोई भी इसे पहचान ना सका, और माया के सामने पूरी दिलेरी से अपने आप को पेश किया। हाथों में गन लेकर माया पर तान दिया है सुमन ने। भले ही माया ने वो गन छीन ली हो, लेकिन सुमन ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। ये बहू टीवी की है, अगर प्लान ए फेल होता है तो इसके पास प्लान भी जरूर होता है, क्योंकि माया की बेटी रिंकी भी इस मेहंदी की रस्म में पहुंच चुकी है, और अपनी माँ को इस तरह देखकर वो भी उस पर बरस पड़ती है, जिसके बाद ही दादाजी और सुमन को राहत की सांस मिलती है। और जैसे हम कहते हैं ना कि माँ बाप पूरी दुनिया से जीत जाएंगे लेकिन बच्चे के सामने हार जाते हैं, तो इट शोज़ कि माया जो रीज़न से कर रही थी और अपनी बेटी को देख के वो फंस जाती है और उसकी ममता जाग उठती है और वो अपने हथियार फेंक देती है और अपने आप को जो भी सरेंडर करेगी। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज यही उसकी वीकनेस थी माया की, एंड वो सुमन ने पकड़ ली। लेकिन माया रुकने वालों में से नहीं है, वो सुरजीत सिंह का सच पता लगा कर रहेगी। ऊपर से सुरजीत सिंह यानी कि सुमन ने रिंकी से शादी करने का चैलेंज भी माया को दे दिया है, और रिंकी भी सुरजीत सिंह के साथ शादी करना चाहती है। अब कहानी में इतना ड्रामा होगा तभी तो दर्शक देखने में रुचि लेंगे, और वैसे भी घर का तमाशा देखना किसे नहीं पसंद। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी हैं फलक। ऐसे में चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये बिग बॉस के घर में रहने वाला उनका एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा रहा। बिग बॉस का गेम और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। चौथे हफ्ते तक घर में सरवाइव करने के बाद अब फलकनाज सलमान खान के शो से बाहर आ गई हैं। और आज फलक से हमने की बातचीत, जहां उन्होंने सबसे पहले बताया कि गेम में आने का उनका मकसद पूरा भी हुआ या नहीं। बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने एक मकसद ये था मेरा कि ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ ये नहीं पता मुझे, बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लोगों का दिल जीतना है, और आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं वो घर किया है लोगों के दिल में। जो समझ सकते हैं मुझे, उन्होंने समझा है। वैसे अविनाश के साथ उनकी बॉन्डिंग तो काफी चर्चा में रही, लेकिन क्या वो गोल्डन टेम्पल जाएंगी या अविनाश के साथ उनका कैसा रिश्ता होगा घर के बाहर, इस पर भी उन्होंने रिएक्ट किया। क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या आप जाएंगी या नहीं जाएंगी। इसका जवाब मैं अविनाश को ही दूंगी। उसने मुझसे अभी तक पूछा नहीं है तो ये सवाल बनता नहीं है। मेरे लिए बहुत जल्दी है ये चीज़। मैं लाइकिंग है, अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं भी लाइक करती हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छा इंसान है, और डिसरिस्पेक्ट या डिसलाइक करने जैसा कुछ है नहीं। उसने बहुत साथ दिया है मेरा उस घर के अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी ये सवाल खड़ा हो गया है, और जैसी मैं हूँ, मैं टाइम लेती हूँ चीज़ों के लिए, तो मैं टाइम ले रही हूँ अपना, एंड आई थिंक अविनाश समझ गया है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो मुझे टाइम दे रहा है। अब बाहर आता है तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं बिग बॉस के घर से निकल के ना एक कोरा कागज़ लेके आई हूँ अपनी लाइफ का। जेड और जिया की बॉन्डिंग भी काफी चर्चा का विषय रही। वहीं बेबिका के साथ जेड का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, उस पर भी फलक ने कहा। बिल्कुल इस पे सवाल उठ रहे हैं, और इस पे सवाल उठाने वाला खुद जेड है। मुझे इस बात की नाराज़गी उससे, और मैंने इस बात पे रिएक्ट भी किया था कि एज पता होने से क्या मतलब, फ़ौरन फीलिंग कैसे बदल गई है, ये क्या बदतमीज़ी है। तो मैंने उस बात तभी रिएक्ट कर दिया था, और मैंने कोशिश भी की थी, बट
आई डोंट नो वो क्या सोच रहा है, या शायद वो अंदर बैठ के नहीं बता पाया, अपने थॉट्स वो नहीं ला पाया सामने। बट जितना मैंने देखा, जहाँ तक मैंने देखा, वो जेन्युइनली कैथली या जो उसकी डॉटर है उसके जैसे जिया को ट्रीट कर रहा था। वैसा ही वो बचकान जो हरकतें वो करती थी, वो उसको वैसे ही ट्रीट करता था। जाते जाते हमने ये भी पूछ लिया कि घर से बाहर आने के बाद सिजान और घर वालों से क्या बातचीत हुई। और मेरे घर वालों को एक दूसरे की फीलिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे को इन एंड आउट इतने अच्छे से जानते हैं कि मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा और उन्हें कुछ सुनना नहीं पड़ा। वो मुझे बोल रहे थे कि हमें पता है ये था, हमें पता है ये था। तो ये हमारे रिश्ते की एक खूबी है कि हम बिना बोले समझते हैं एक दूसरे को। और मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से समझती है और हर तरह से मेरे साथ खड़ी है। वेल, फलक के एविक्शन से कुछ फैंस खुश हैं तो कुछ हैं नाराज। अब फिनाले में भी कुछ ही समय बचा है। अगर शो अब एक्सटेंड नहीं हुआ तो 14 अगस्त तक इस सीजन का विनर भी दर्शकों को मिल जाएगा। कौन करेगा सभी के दिलों पर राज, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।